तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बोल रहा था कि आप लोगों को मैं वर्गीकरण करके बताऊंगा पठार का। तो मैं सोचा हूँ कि पठार का निर्माण तथा विकास बता दूं उससे पहले। तो निर्माण क्या होता है, विकास क्या होता है, चौथा टॉपिक जो होगा वो वर्गीकरण का होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि निर्माण क्या होता है, पठार का निर्माण कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है। मतलब जन्म कैसे लेता है और उसकी जो विकास होती है वो धीरे धीरे कैसे बढ़ता है और कैसे वो अपर्दन होता है। तो पठार की सबसे प्रमुख विशेषता उसका समीपी सतह से ऊंचा होना। मतलब जो उसका कोई भी क्षेत्र में पठार है उसका जो समीपी एरिया है उससे वो ऊंचा होता है। इस तरह पठार के निर्माण के लिए प्रमुख समस्या वांछित ऊंचाई की प्राप्ति की है। पठारों का निर्माण इस आधार पर कई रूपों में हो सकता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, टोटल 7 रूप है। 7 रूप आपको बता देता हूँ फिलहाल इस वीडियो में। यदि आसपास की जमीन का असंबलन हो जाए तो अवशेष स्थल बाद एक पठार का रूप धारण कर सकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए भारत के गंगा यमुना के मैदान का दक्षिणी भाग कुछ 100 मीटर नीचे धंस जाए तथा हिमालय के साथ संलग्न मैदान का उत्तरी भाग अपने स्थान पर यथावत रहे तो यहाँ यह निश्चय ही एक पठार का रूप धारण कर सकता है। असंबलन का मतलब होता है कि धंस जाना, कोई एक भाग टूट के नीचे चला जाना। ठीक है। धरातल का कोई एक भाग है वो टूट के नीचे चला जाए और जो उसका एक हिस्सा है वो वहीं का वहीं रह जाए, तो इस अवस्था में एक पठार का निर्माण हो सकता है। एग्जाम्पल आपको बताया हूँ कि गंगा के जो दक्षिणी मैदान है, मतलब जो दक्षिणी हिस्सा है, अगर टूट के नीचे चला जाए, हिमालय का जो पूरा हिस्सा है उत्तरी, वो वहीं का वहीं टिका हो तो एक पठार का, ठीक है, निर्माण हो सकता है, रूप धारण कर सकता है वो जो बचा हुआ भाग रहेगा हिमालय का। तो दूसरा जान लेते हैं उत्सव वलन। उत्सव वलन क्या होता है? उत्सव वलन की क्रिया के कारण जब किसी विस्तृत स्थल खंड कुछ भाग, जो कोई बहुत बड़ा स्थल खंड का कुछ भाग समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है तो पठार का निर्माण होता है। अर्थात कोई बहुत बड़ा धरातल एक हिस्सा है किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए और उसका एक समतल हिस्सा अपने स्थान से ऊंचा उठ जाए। ठीक है, अपने स्थान से बड़ा हो जाए ऊंचाई में एक हिस्से से, तो पठार का रूप धारण कर लेता है। इस तरह पठार का निर्माण दूसरे उत्सव वलन से होता है। अब तीसरा है, इससे देखते हैं पर पठार का निर्माण कैसे होता है। मैदानी भागों या निचले भागों में लावा प्रवाह के कारण, जो मैदानी भाग है या निचले भाग है उसमें लावा प्रवाह के कारण प्राप्त लावा के अत्यधिक, मतलब लावा के प्रवाह के कारण जो लावा उसमें बहता है, तो उसमें अगर जो लावा की मात्रा वो ज़्यादा है, अत्यधिक जमाव के कारण वो स्थल खंड समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है तथा पठार का रूप धारण कर लेता है। इसका तात्पर्य है कि मैदानी भागों या निचले भागों में, ठीक है, कोई भी ज्वालामुखी से जो लावा प्रवाह होता है, ठीक है, तो प्रवाह के कारण जो लावा की मात्रा प्राप्त होती है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। तो समीपी जो सतह होता है, जो समीप के सतह होते हैं स्थल खंड का, ठीक है, वहाँ पर जब ऊंचा हो जाता है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब लावा जमा होगा, अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मान लीजिए जब प्रवाह होता है तो बहुत ज़्यादा जमा, जब ऊंचा हो जाता है लावा, ठीक है, वहाँ पर उस स्थल भाग पर जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, इस जमाव के कारण एक पठार का निर्माण हो सकता है। ठीक है। अब आगे जान लेते हैं। तथा पठार का रूप धारण कर लेता है। देखिए कि कोई विस्फोट होने के कारण जो लावा जमता है समतल धरातल पर, तो उससे पठार का निर्माण हो सकता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का पठार निश्चय ही लावा का निर्मित पठार का एक उदाहरण है। प्रारंभिक भारत का भी लावा का जो प्रवाह दक्षिण पठार का पश्चिम भाग पर लावा का जमा हो गया है। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, तीसरा जो मैं बताया हूँ, ये ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा समतल मैदान पर बह के आता है, इकट्ठा होने के कारण ज्यादा मात्रा में लावा समतल मैदान पर इकट्ठा हो जाता है तो पठार का रूप धारण करता है। चौथा जान लेते हैं कि जो पठार का निर्माण में जो कारक होता है, पर्वतों के निर्माण के समय पर्वतों के साथ कुछ समीपी भाग अधिक ऊपर न उठ पाने के कारण पठार का रूप धारण कर लेते हैं। जो पर्वत का संपीड़न बल द्वारा निर्माण होता है, दो बल आमने सामने लड़ते हैं, ऐसे विनाशी जो प्लेट होती है आमने सामने जब लड़ती है तो पर्वत का निर्माण होता है। निर्माण होते समय कि जो भाग होता है, एक भाग कोई भी हिस्सा हो सकता है उस पर्वत का,
जो ज़्यादा ऊपर ना उठ पाए, ठीक है, उस कारण उसे पर्वत का एक रूप धारण कर लेता है, उसे पर्वत हम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अपलेशियन पर्वत के पूर्व में पिडामेंट पठार जो है, इसका एक उदाहरण है, ठीक है, जो अमेरिका में है। अब पांचवा एक कारण जान लेते हैं जिसके कारण पठार का निर्माण होता है। पर्वत निर्माण के समय भूषण नदी के दोनों किनारे, मैं भूषण नदी आपको पिछले यही पर्वत निर्माण बताया था क्या होता है, तो इसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। तो भूषण नदी के दोनों किनारे, जो भूषण नदी के दोनों किनारे होते हैं, जिसको अग्र प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है, इससे बहुत बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग, या ऐसे समझ ले, दोनों किनारे होते हैं। एक भूषण नदी जो होता है एक गड्ढा होता है, उसके दोनों किनारे जो स्तंभ के रूप में, तो वो दोनों किनारे कहलाते हैं। पर्वत निर्माण के समय जो भूषण नदी के दोनों किनारे पर जब बलन पड़ता है, ठीक है, बलन पड़ने तथा बीच वाले मध्य देश के प्रभावित रह जाने से, मतलब उस वक्त वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो भूषण नदी में दोनों तरफ क्षैतिज बलन पड़ता है, क्षैतिज अवस्था में, उससे जो मध्य का भाग है भूषण नदी का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तथा उसमें कुछ स्थान हो जाने से पठार का निर्माण होता है। ऐसे कहें, ऐसे कि मैंने, आप पिछला वीडियो देखेंगे जब भूषण नदी वाला है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। भूषण नदियाँ जो होती हैं गड्ढा के रूप में होती हैं सागर में, ठीक है, उसके तले में जब मलबा जमा होता है, तो दोनों ओर से जब क्षैतिज ज़्यादा मलबा जमा होता है, दोनों ओर से जो अग्र प्रदेश, मतलब दोनों का स्तंभ होता है, जब क्षैतिज शक्तियाँ काम करती पृथ्वी में, जब पृथ्वी में असंतुलन पैदा होता है, तो दोनों भूषण नदियाँ, जो दोनों स्तंभ होते हैं, वो आगे इसको दबाते हैं, क्षैतिज अवस्था में प्रेस करते हैं। भूषण नदी के तले जो मलबा होता है, तो उसके बीच वाले मलबा का जो भाग होता है, वो ज़्यादा मुड़ता नहीं है, कम ऊंचाई पर, मध्य जो भाग कहा जाता है, वो ज़्यादा मुड़ता नहीं है, वो कम कम ऊंचा होता है, और किनारे को उठ जाते हैं, जिसके कारण पर्वत का निर्माण होता है। तो मध्य वाले जो भाग होते हैं वो पठार का रूप धारण कर लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है तिब्बत का पठार, जो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब छठवां जान लेते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन जानते हैं आप, अपक्षय और अपर्दन होता है, ठीक है। तो इसको मैं बाकायदा बताऊंगा ये अनाच्छादन क्या होता है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें दो कारक होते हैं, अपक्षय और अपर्दन। तो अनाच्छादन के कारण उच्च पर्वतीय भाग कट कर नीचे हो जाते हैं। ये निचले भाग जो कि अब भी आसपास की सतह से ऊंचे होते हैं, ठीक है, जो धरातल होता है उससे ऊंचे होते हैं, कटने के बाद भी, तो उसे पठार हम कहते हैं। इससे पठार का निर्माण होता है। वर्तमान समय में जो अपलेशियन पर्वत है, वो भी इसी की संज्ञा में आता है। अनाच्छादन कारण उसका, पहले वो पर्वत था और उसका अनाच्छादन हो गया है, ठीक है, अपर्दन और अपक्षय हो गया उसका, तो जिसके कारण वो छोटा रूप में हो गया, तो उसे हम पठार कहते हैं। अब सतवां कारण है पर्वत, जो सतवां जो कारण है पठार निर्माण का, जान लेते हैं। पवन द्वारा मिट्टियों के निक्षेपण, मतलब पवन जो बहती थी मिट्टियां को निक्षेपण से पठारों का निर्माण होता है। हवा तेज बहती है और मिट्टियों को ले जाकर इकट्ठा कर देते हैं, धरातल से ऊंचा भाग हो जाए, तभी पठार का निर्माण होता है। पवन अपने साथ अधिक मात्रा में मिट्टियां उड़ाकर लाती हैं और तथा उन्हें निम्न भाग में जमा करते उस भाग को समीपी सतह से ऊंचा उठा देती हैं, जिससे पठार का निर्माण होता है। चीन में इस तरह का लोहे का पठार मिलता है। तो ये आपका था टॉपिक, पठार का निर्माण तथा विकास कैसे होता है, तो मैंने यहाँ कवर कर दिया। अगले वीडियो में जानेंगे कि पठार जो होते हैं उसका वर्गीकरण कितने प्रकार में हुआ है। तो जो निम्न प्रकार है, मैं अगले देखिए आपको दिखा भी दिया उस वीडियो में। अब अगले वीडियो में बता रहा हूँ कि पठार का वर्गीकरण कितने रूपों में हुआ है। फिलहाल इतना इस वीडियो में।